हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCL लर्निंग सिंप्लीफाइड पर, जहां आपको मिलती हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में देखा, जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक को लेकर के, जो कि CGPAT ICAR BHU के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सवाल हर साल लगभग 4 से 5 सवाल जरूर पूछे जाते हैं PAT के एग्जामिनेशंस में। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक कौन सा है। दोस्तों, वो टॉपिक है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, जिसे हिंदी में कीट विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कीट विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एग्रीकल्चर में कीट विज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे हम जानते हैं कि कौन कौन से कीट हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, किस प्रकार से हम उनका नियंत्रण कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे कीटों के बारे में भी जानते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कीट किसे कहते हैं, कीट क्या होता है। कीट का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक लैंग्वेज, आप इसे नोट रखिए, करिएगा। ग्रीक लैंग्वेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर किस लैंग्वेज से लिया गया है, एग्रीकल्चर शब्द किस लैंग्वेज से लिया गया है, हॉर्टिकल्चर शब्द किस लैंग्वेज से लिया गया है, उसी प्रकार एंटोमोलॉजी किस लैंग्वेज से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ लैंग्वेजेस और वो किस, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो एंटोमोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एंटोमो एंड लोगस। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट एंड लोगस का मीन्स होता है टू स्टडी। मीन्स इंसेक्ट मतलब तो आप लोगों को पता है कीट ही होता है, कीट के बारे में अध्ययन करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। जब हम कृषि में इस कीट के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे कृषि कीट विज्ञान या एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चलिए देखते हैं एक्चुअली कीट होता क्या है। जनरली आप देखोगे कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसा जीव जिसका शरीर 3 भागों में अगर बटा है, जिसका शरीर 3 भागों में बटा है, पहला हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन, तो उसे हम कीट कहेंगे। चलिए देखते हैं कीट का शरीर। ये आप लोगों को एक स्ट्रक्चर, एक फिगर दिख रहा है यहाँ पे कीट का, जिसमें आपको एक सामान्य संरचना दिख रही है, जिसमें क्या है, हेड वाला पार्ट है, थोरैक्स वाला पार्ट है, एब्डोमेन वाला पार्ट है। कीट वह प्राणी होता है जिसका शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हेड के बारे में बताना चाहूंगा। हेड पोर्शन, यहाँ पे हेड पोर्शन में माउथ पार्ट होता है एंड कंपाउंड आईज होते हैं। माउथ पार्ट तो एक ही होगा, कंपाउंड आईज 1 पेयर होते हैं, मतलब 1 जोड़े, ठीक है। इसमें 1 जोड़े एंटीनी भी पाए जाते हैं। और सामान्यतः कीट का जो हेड वाला पार्ट होता है यह 5 से 6 खंडों में डिवाइड होता है, 5 से 6 खंडों में डिवाइड होता है। जैसे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 खंडों में डिवाइड होता है। और मुख्य रूप से इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, माउथ पार्ट पाए जाते हैं, कंपाउंड आईज पाए जाते हैं और एंटीनी पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंटीनी कीट के किस पार्ट में पाया जाता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है थोरैक्स। थोरैक्स जिसे हिंदी में वक्ष भी कहा जाता है। कीट का यह भाग मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, जिसे
जिसमें एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं और एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है यह 3 भागों में बटा होता है, जिसमें एक जोड़ी पैर और एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एब्डोमेन वाले पार्ट में। एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है यह बहुत सारे कीटों में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसी में 8 खंड होते हैं, किसी में 10 खंड होते हैं, किसी में 12 खंड होते हैं। ठीक है, तो ये उदर का पार्ट है जिसमें एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं और 2 जोड़ी लेग पाए जाते हैं, 2 पेयर लेग एंड 1 पेयर विंग्स। और इसी के अंत में जो सबसे लास्ट वाला खंड होता है, इसी लास्ट वाले खंड में एनस पाया जाता है, जहां से जो अनयूजुअल मैटर्स होते हैं वो कीट के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका एक परिभाषा, इसका एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि वह जीव या वह प्राणी जिसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष तथा उदर, उसे हम कीट कहते हैं। इसमें एक जोड़ी एंटेनी, 2 जोड़ी पंख तथा 3 जोड़ी पैर या लेग्स पाए जाते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं। कीट के शरीर में जो आपको यहाँ पे एक ट्यूब नुमा संरचना दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसका पूरा पाचन संस्थान होता है। और यहाँ पे एक कुछ ट्यूब नुमा संरचना दिख रही है जो जिसे बोला जाता है मल्पिगियन ट्यूब्स। जिसे क्या बोला जाता है? मल्पिगियन ट्यूब्स। और यही मल्पिगियन ट्यूब्स होता है जो कि कीटों में पाचन के संस्थान को सबसे ज्यादा महत्व मल्पिगियन ट्यूब का ही होता है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में लगभग पिछले 3 से 4 साल के पीएटी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है स्पाइरिकल्स के बारे में। स्पाइरिकल्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइरिकल्स क्या होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कीटों में जो श्वसन अंग होते हैं, श्वसन अंग जिसमें से कीट श्वसन की क्रिया करते हैं, उसे हम स्पाइरिकल्स के नाम से जानते हैं। स्पाइरिकल्स आप लोगों ने एब्जॉर्ब किया होगा कभी ना कभी, तो जरूर एब्जॉर्ब किया होगा अपने लाइफ में। जब कभी आप लोगों ने टिड्डा देखा होगा तो उसका उदर वाला जो भाग होता है वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो ऐसे सिकुड़ता है, फिर फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, इस प्रकार के प्रोसेस पाए जाते हैं। मतलब वहां पे श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस वहां पे होती है। अब ये स्पाइरिकल्स पाया कहाँ जाती है? ये तो आपका एब्डोमेन वाला पार्ट है। इस एब्डोमेन वाले पार्ट में स्पाइरिकल्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? तो स्पाइरिकल्स का जो स्थान होता है वो प्रत्येक खंड में जो नीचे की ओर जो भाग होता है और ऊपर की ओर भाग जो होता है, यहाँ पर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन खंडों के अंत में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब पीएटी के क्वेश्चन में पूछता क्या है कंपटीशन एग्जाम में कि जनरली कॉकरोच में कितने स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, कितने जोड़े स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, टिड्डे में कितने जोड़े स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। तो मैं ये आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, जब पर्टिकुलर कॉकरोच पे एक वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि ये जो छिद्र पाए जाते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें स्पाइरिकल्स के नाम से जाना जाता है, जिनसे कीट क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। जो इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट को अगर हम देखें तो ये क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्लास इंसेक्टा को फिर से 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो एक्सोपटेरिगोटा और दूसरा जो डिवीजन है दैट इज एंडोपटेरिगोटा। फर्स्ट वन इज एक्सोपटेरिगोटा, सेकंड वन इज एंडोपटेरिगोटा। आप लोगों के दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आया होगा, ये एंडोपटेरिगोटा और एक्सोपटेरिगोटा क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने अभी एक सामान्य सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कीट का, फिर से वही मैं ड्रॉ कर रहा हूं।
दोस्तों एक्सोपटेरिगोटा मतलब क्या होता है? एक्सोपटेरिगोटा जब कीट का जो पंख होता है, कीट का जो पंख होता है, ये जो डिवीजन बनाए गए हैं ये इसके पंखों के संरचना के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जब कीट में पंख उसकी ऊपरी त्वचा से बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है, कहां से? उसके ऊपरी त्वचा से जब पंख निकले हुए होते हैं, तब इसको, इस प्रकार के कीट को हम किस डिवीजन में रखते हैं? एक्सोपटेरिगोटा। एक्सोपटेरिगोटा, एक्सो मींस बाहर, ठीक है, तो इनके पंख क्या होते हैं? बाहर से निकले हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सोपटेरिगोटा। और जस्ट इसका ऑपोजिट एंडोपटेरिगोटा। एंडोपटेरिगोटा में जो पंख होता है कीट का, वो कहां से निकला होता है? अंदर, उसके कीट का जो आंतरिक संरचना होता है उसके अंदर में जो स्केलेटन्स पाए जाते हैं, उस स्केलेटन से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जब कीट का पंख बाहरी त्वचा से निकला हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोपटेरिगोटा। और जब वो इंटरनल स्केलेटन से जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोपटेरिगोटा। एक्सोपटेरिगोटा जो होता है, आगे बढ़ते हैं। एक्सोपटेरिगोटा जो होता है, इसके अलग अलग 4 इसको ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक्सोपटेरिगोटा के अलग अलग 4 ऑर्डर हैं। ठीक है, देखते हैं वो कौन कौन से ऑर्डर हैं। जो इसका पहला ऑर्डर है डिक्टियोपटेरिगोटा, उसे किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोपटेरिगोटा। दूसरा ऑर्डर ऑर्थोपटेरा, ठीक है, डिक्टियोपटेरा, ऑर्थोपटेरा, थर्ड वन इज आइसोपटेरा एंड लास्ट वन इज हेमीपटेरा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डिक्टियोपटेरा में कॉकरोच, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कॉकरोच। ठीक है, ऑर्थोपटेरा का जो बेस्ट एग्जांपल है, जिसको ग्रासहॉपर हम बोलते हैं, टिड्डा के नाम से भी उसे हम जानते हैं। आइसोपटेरा का जो बेस्ट एग्जांपल है टर्माइट। आइसोपटेरा मींस आइसो, ठीक है, ये साथ में रहना पसंद करते हैं, ये सामाजिक कीट होते हैं आइसोपटेरा, जिससे बेस्ट एग्जांपल क्या है? टर्माइट। और लास्ट है हेमीपटेरा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लाख कीट, लाख इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। पीएटी में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि दीमक किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है, किस गण के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि दीमक किसके अंतर्गत आता है? आइसोपटेरा के अंतर्गत आता है। लाख कीट किसके अंतर्गत आता है? हेमीपटेरा के अंतर्गत आता है। इसका आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक देने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से इन चारों ऑर्डर्स को याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक है, डिक्टी का अर्थ है आइस या हिम। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिक्टी का अर्थ है आइस या हिम। ठीक है, यहां पे डिक्टी मींस डिक्टियोपटेरा, अर्थ मींस ऑर्थोपटेरा, आइस मींस आइसोपटेरा एंड हिम मींस हेमीपटेरा। आइस या हिम, आइस मींस बर्फ होता है और हिम मतलब भी बर्फ होता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। डिक्टी का अर्थ है आइस या हिम। डिक्टी मींस डिक्टियोपटेरा, अर्थ मींस ऑर्थोपटेरा, आइस मींस आइसोपटेरा, देन लास्ट वन इज हिम मींस हेमीपटेरा। उसी प्रकार डिवीजन एंडोपटेरिगोटा के बारे में देखते हैं। इसको भी 4 अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज लेपिडोपटेरा, सेकंड वन इज कोलियोपटेरा, थर्ड वन इज हेमिनोपटेरा एंड लास्ट वन इज डिप्टेरा। ठीक है, कौन कौन सा? लेपिडोपटेरा, कोलियोपटेरा, हेमिनोपटेरा एंड डिप्टेरा। इसका अगर एग्जांपल देखें तो लेपिडोपटेरा का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सिल्क वर्म, रेशम कीट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कोलियोपटेरा का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्राइबोलियम, घुन। ठीक है, आप लोगों ने घुन देखा होगा, घुन सुना भी होगा कहीं पे। गेहूं के साथ घुन पिसता है, ऐसा बोला जाता है, कहावत है। तो वहां पे जो घुन होता है वो कोलियोपटेरा के अंतर्गत आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेमिनोपटेरा, ये क्वेश्चन कई बार पीएटी में पूछा गया है कि मधुमक्खी किस गण के अंतर्गत आता है? तो दैट इज हेमिनोपटेरा। हेमिनोपटेरा के अंतर्गत कौन आता है? मधुमक्खी, हनीबी। और लास्ट वन इज डिप्टेरा। मैंने इस क्वेश्चन को अपने जब आज तक मैंने जितने भी कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, मैक्सिमम मैं बोल सकता हूं कि 70% एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन फेस करने को मिला है कि जो हाउस फ्लाई होता है वो किस गण के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाउस फ्लाई मींस बीज जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो दैट इज डिप्टेरा। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए भी एक
बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से ये समझ में आ जाएगा और ये सारे ऑर्डर्स याद भी हो जाएंगे। देखते हैं ट्रिक इसका क्या है। लेपी व कोली दोनों हाई डिप्रेशन में हैं। लेपी और कोली दोनों समझ लीजिए भाई हैं, उनके ऊपर किसी लोन का प्रेशर पड़ा हुआ है, तो वो दोनों क्या है, बहुत ज्यादा हाई डिप्रेशन में। तो इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, लेपी व कोली दोनों हाई डिप्रेशन में। लेपी मीन्स लेबिडोपटेरा, ओके, कोली मीन्स कोलियोपटेरा, हाई मीन्स हाइमिनोपटेरा एंड डिप्रेशन का ये आपको डिप, बस यही डिप वाला पार्ट याद रखना है, जिससे अपना क्या है, डिप्टेरा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी जरूर प्रेस करें, और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी सजेशंस है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको मैं उसके आधार पर न्यू वीडियोस बना करके दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।